हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसे शॉर्ट में हम EMI कहते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर 6 है आपका। नाउ पहला जो इसमें हमें पढ़ना है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। आप फेमिलियर इसके बारे में जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट थोड़ा सा यूनिट्स का फ़र्क है, लेकिन वही है ये, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज क्या होते हैं और लेंज़ लॉ वगैरह इसमें आते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ वहाँ हम लिख देंगे फाई, यहाँ लिखेंगे फाई पी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? एज यू आर फेमिलियर, it is defined as the total number of magnetic field lines passing normally through an area held in a magnetic field, let us say B. The total number of field lines passing normally through an area held in a magnetic field. Here note the normally. Normally means perpendicular. अब इसमें confusion बच्चों का होता है। नॉर्मली जब कहते हैं हम सरफेस को, उसका मतलब है जो एरिया वेक्टर है उसके पैरेलल है, यानी एंगल थीटा नॉर्मली आप पर 90 मानते हो, लेकिन सरफेस के 90 है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ एंगल जो बनाता है दैट इज 0, दैट इज पैरेलल टू इट। तो कैसे? लेट अस सपोज दैट वी हैव एन एरिया ए, ठीक, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ऐसे है। अगर हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी यही है, ठीक, यहां से आया और ऐसे बी की डायरेक्शन भी यही। सो फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर जो है हमारा वो भी इसी डायरेक्शन में है। सो पासिंग नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर सरफेस बट पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर। ये आप भी आपने नाउ एरिया को हम एज ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एरिया है, ठीक, उसको वेक्टर कैसे ड्राइंग एन आउटवर्ड नॉर्मल टू इट। तो अगर इसका एरिया ए है तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू इट होगा, ठीक है ना, ये आपको पता है, आउटवर्ड नॉर्मल। नाउ दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज, सो दिस टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, सो फील्ड यूनिफॉर्म है पैरेलल टू दिस, ओके। सो then we write the flux phi b is equal to simply b into a, b into a, product of magnetic field and area of this. Now if this area is now not normal, अब कुछ इसको टिल्ट किया हमने, ठीक है, इसको कुछ टिल्ट किया हमने। नाउ एरिया वेक्टर भी लेट अस से इन दिस डायरेक्शन। नाउ फील्ड जो है, फील्ड इज वही हमने समझो माना इस डायरेक्शन में। नाउ एरिया वेक्टर के साथ अब जो ये फील्ड है ये कुछ एंगल बनाएगा ऐसे, लेट अस से थीटा। दिस इज योर बी, ठीक है ना, बी इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो बी है एक एंगल बनाता है किसके साथ? एरिया वेक्टर, ऐसे थीटा बनाता है एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है। नाउ हियर we define the flux phi b as the product of area and the normal component. What will be a normal component? If we draw a perpendicular upon this area vector, then this will be if this is b, this will be b cos theta, ठीक है, a normal component of vector b upon area a, so this will be b cos theta, so that will be equal to a dot b dot e, ठीक है। So thus we define flux as the product of area vector and the normal component of the magnetic field in the direction of area vector, or we can inversely say that normal component of area, product of normal component of area and the magnetic field b, ठीक। ये भी
ये एक और डेफिनेशन है, ठीक। क्या? प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए, और इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। नाउ इफ द सरफेस, नाउ दिस, ये तो सरफेस ऐसी थी। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है जो, मिसाल के तौर पर ऐसे कोई सरफेस है, ये इरेगुलर सरफेस है यहाँ पर, और फील्ड जो है वो मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक। यहाँ से जाता है और ऐसे यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि हमने दिखाई लाइंस ऐसे डाइवर्स होती हुई, पैरेलल नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक एरिया वेक्टर, लेट अस से DA1, ठीक है, DA1, और यहाँ जो B की डायरेक्शन है ये θ1 है, ठीक। तो इसका जो यहाँ मिसाल यहाँ पर एरिया 2 है, ठीक। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, मिसाल के तौर पर एरिया वेक्टर लेट अस से इस डायरेक्शन में DA2 एंड सो ऑन, इसीलिए θ2 है एंड θ3 वगैरह वगैरह इसमें आएंगे। सो देन टोटल फ्लक्स विल बी, जैसे यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ पर भी DA1 या B1, यहाँ समझो B1 है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ B2 है, B3 B4 एंड सो ऑन। सो टोटल फ्लक्स φB विल बी इक्वल टू B1 डॉट DA1, ठीक है, प्लस B2 डॉट A2 डॉट एंड सो ऑन। सो इट विल बी, विच विल बी इक्वल टू, जब हम सारे एरियाज को सम करेंगे, समेशन अपॉन ऑल किसके, BI DAI, ठीक है, सारे जो हम इन एरिया एलिमेंट्स को करेंगे ऐड। सो फ्लक्स इज अ समेशन ऑफ ऑल द, ये जो डॉट प्रोडक्ट इनके दरमियान है तो ऐसे आएगा। नाउ इफ ये जो नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स यूनिट एरिया है सारे हमने यूनिफॉर्म कर दिए, और हर एक एलिमेंट एरिया में अब जो वेक्टर फील्ड है वो B है, ठीक। यानी अब यहाँ पर जो है, यहाँ B है, θ1 है, एरिया D है, इसी तरह से बहुत सारे, यानी इन्फिनिट, ऑल अब जो एरिया एलिमेंट्स हैं इन्फिनिटी है, तो तब ये समेशन इंटीग्रेशन को पहुंचेगी, ठीक। सो φB विल बी इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस, पूरी सरफेस पे B डॉट DA। सो जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो और हर एक एलिमेंट, इतने एलिमेंट है कि इन्फिनिट एलिमेंट है, तब ये समेशन इंटीग्रेशन को पहुंचती है, ठीक है ना। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब इसके डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। लेट अस रब दिस, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको आएगी। नाउ इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज इट्स डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ B वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा φB किसके बराबर है, B डॉट A और BA cos ऑफ थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, φB इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, नाउ cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है, B और A की डायमेंशन। सो जब हम इसकी डायमेंशंस निकालेंगे, सो φB की डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ B एंड डायमेंशंस ऑफ A, ठीक है। A इज द एरिया। नाउ आपको पता है F एक्टिंग ऑन द चार्ज इक्वल टू कैसे, Q V क्रॉस B या VB साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, तो B की डायमेंशन यहाँ कैसे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, अभी ऐसे मैंने दिखाया आपको, F की डायमेंशन और Q और V इज द वेलोसिटी, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे तो B क्या 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 डायमेंशन होगी, F की डायमेंशंस, चार्ज की डायमेंशंस, वेलोसिटी की डायमेंशंस और एरिया की डायमेंशंस, ठीक है ना। फोर्स की डायमेंशंस आसान है, M1 L1 T-2। वैसे तो डायरेक्टली याद रखना चाहिए, निकाले कैसे, ऐसे निकाल सकते हैं। M1 L1 T-2 ये तो आपको पता है। चार्ज की होती है करंट इंटू टाइम, वेलोसिटी होती है लेंथ L-T-1, ये करंट वाला नहीं है, यहाँ करंट है, ये तो एरिया वाला A है, तो इट विल बी L2, ठीक है। नाउ इसको आप अरेंज करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैंसिल क्या क्या होगा, T-1 ये और +1 कैंसिल होगा, L1 और ये 1 कैंसिल होगा, L2 A2 ये आएगा आपका। सो φB की डायमेंशंस क्या है, इट विल बी M1 L2 T-2 और A-1,
देखिए, मैंने इससे पहले एक लेक्चर में कहा था कि ये जो डायमेंशंस होती हैं वेबर की, ये वेबर मैंने दिखा टेस्ला के बारे में, मैंने कहा था एनर्जी बाय करंट। देखो m1 L2 T-2 ये क्या है, एनर्जी के डायमेंशंस बाय करंट। तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल में बाय द वे यहाँ दिखा रहा हूँ, जूल, करंट की क्या है, एम्पियर, ठीक है ना। सो जूल पर एम्पियर आगे इसका यूनिट होगा, ठीक है ना, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो फ्लक्स की ये जूल पर एम्पियर भी ये हो, ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद ये डायमेंशन आ गई इसकी 5b की, ठीक है। नाउ इसके बाद यूनिट, इसके बाद यूनिट। अब यूनिट क्या है इसका, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ SI यूनिट। नाउ व्हाट इज SI यूनिट ऑफ, SI unit of flux 5b? The SI unit of flux 5b is called Weber. स्मॉल से अगर पूरा लिखेंगे, अगर सिंबल लिखेंगे कैपिटल W और स्मॉल b, ठीक है ना, वेबर। अभी हमने देखा फ्लक्स 5b इज इक्वल टू b इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, एरिया। नाउ इसका यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक। नाउ इफ b is equal to 1 Tesla and a is equal to 1 meter square, ठीक, एरिया का यूनिट 1 मीटर, सो 5 will be equal to, that will be equal to 1 Tesla into 1 meter square, or that will be 1 into 1 Tesla meter square. So 1 Tesla meter square is equal to 1 Weber WB, ठीक है ना। So we define 1 Weber as, so we define 1 Weber, 1 Weber magnetic flux is defined as 1 Weber magnetic flux is defined as the flux produced by a uniform field of कितना टेस्ला, 1 Tesla, acting over an area of 1 meter square. So 1 Weber magnetic flux is defined as a flux produced by uniform magnetic field acting over an area of 1 meter square. So 1 Weber meter of मैंने लिख के रखा है, 1 Weber magnetic flux is defined as the flux produced by uniform field acting, यहाँ पर normally over an area of 1 meter square, ठीक। तो ये हो गया इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। इसका एक और छोटा सा, क्योंकि वेबर एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा सा यूनिट है CGS यूनिट, वो है मैक्सवेल ऑन द नेम ऑफ मैक्सवेल, ठीक है ना। तो उसको हम मैक्सवेल, दैट इज 1 मैक्सवेल होता है 5b, दैट इज 1 गॉस, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ फील्ड इज गॉस, इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 मैक्सवेल स्मॉल, ठीक है। अगर रिलेशन बिटवीन मैक्सवेल एंड कभी पूछा भी जाता है मैक्सवेल एंड वेबर के दरमियान, सो वी नो दैट 1 Weber is equal to 1 Tesla into 1 meter square. So 1 Tesla is equal to 1 to 10 raised power 4 Gauss, and 1 meter square is equal to 1 into 10 raised power 4 centimeter square, क्योंकि 1 सेंटीमीटर प्लस 100, तो 100 का स्क्वायर आएगा 10 raised power 4, so it is 10 raised power 8 Gauss centimeter square Maxwell. So 1 Weber is equal to 10 raised power 8 Maxwell. Okay, you can take the screenshot. Okay, now Faraday's laws को स्टडी करने के लिए Faraday's laws of electromagnetic induction, Faraday ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए to understand electromagnetic. So in order to understand, उन्होंने कैसे इसको जो EMF इंडस्ट्री वगैरह इसके फैराडेज ने कैसे लॉ किए, उन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिनसे उन्होंने जो नतीजा अक्स किया
तो वो इन फॉर्म ऑफ लॉज दिए। तो उसमें से पहला एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट दोनों ने किए थे कंबाइंड, फैराडे एंड हेनरी ने। तो ये एक कॉइल है या लूप या सर्किट। अगर कॉइल का मतलब होता है या लूप का मतलब होता है कि दिस, ये जो वायर हैं, वायर्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल फर्स्ट एंड दे आर इंसुलेटेड, यानी एक दूसरे से इंसुलेटेड, इन पे इंसुलेटेड कोटिंग की जाती है। दैट वायर, व्हाट इज कॉइल या लूप का मतलब क्या होता है? वायर जो बनी हुई है किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, जैसे कॉपर है वगैरह, तो लेकिन जो तारे हैं वो इंसुलेट, जैसे घर में हमारी तारें होती है उनमें रबर कोटिंग होती है, ठीक है ना, रबर चढ़ाया जाता है, वो इंसुलेटेड होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ वो करंट शॉर्ट ना करे, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी है, ठीक। तो कॉइल का मतलब आपने समझा। अब जो ये डिजाइन है एक्सपेरिमेंट का वो क्या है? एक कॉइल है, ठीक, और एक मैग्नेट है। आपको पता है जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसमें से क्या निकलता है? फ्लक्स, ऐसे, ठीक। तो वो कहाँ पे जाता है? साउथ पे जाता है, इनसाइड, फिर यहाँ, तो ये आपको पता है। नाउ यहाँ पर जो मैग्नेट है उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही ये मूव करते हैं तो यहाँ जब ये स्टॉप रुका हुआ होता है, ये जो गैल्वामीटर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, करंट इसमें कोई नहीं है। जैसे ये मूव करता है इसमें डिफ्लेक्शन आती है, यानी एक करंट बह रही है, ठीक। जैसे इसको पीछे लेता है करंट फिर बहती, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक। यानी गैल्वामीटर दूसरी डायरेक्शन में ये दिखाता है डिफ्लेक्शन। सो व्हेनेवर देयर इज, जब जैसे रिलेटिव मोशन, अगर कॉइल को भी लेंगे, कॉइल को अगर आगे पीछे लेंगे तब भी गैल्वामीटर में ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, दैट मींस करंट इज सेट अप। उस करंट को हम इंड्यूसर करंट कहते हैं। जैसे हम स्टॉप करते हैं इस मोशन को, रिलेटिव मोशन को, करंट तब जीरो हो जाए, तब तक लास्ट करंट लास्ट स्टिल, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू। व्हेन दिस रिलेटिव मोशन स्टॉप्स, ठीक, देन देयर इज नो करंट, ठीक। तो इससे जैसे स्टॉप करते हैं तो कोई करंट नहीं होती है। हाँ, अगर इसकी स्पीड हम बढ़ा दें इनकी रिलेटिव से, चाहे इसको ले आए आगे, इसको ले आए, या दोनों को आगे पीछे कर लें, तो व्हेनेवर अगर रिलेटिव मोशन फास्ट हो देन करंट इज मोर, ठीक है ना, क्लियर। सो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रा किया, तो वो ये है, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन the magnet and the coil or a circuit or a loop, and induced EMF or induced current is set up in the circuit, which lasts till there is relative motion. When there is no relative motion, no current oblique EMF is induced, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज जब भी रिलेटिव मोशन हो तो एक करंट इंड्यूस होती है, ठीक। बात समझ में आई? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप, ठीक है ना। जितनी तेज होगी ज़्यादा करंट होगी, जितना कम रिलेटिव मोशन होगी स्पीड तो कम होगी, और जैसे ही दोनों स्टॉप होगी कोई रिलेटिव मोशन होगी देयर विल बी नो करंट। ये पहला था, ठीक। तो जब भी हम रिलेटिव मोशन करते हैं, ठीक। इसके बाद अब सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, तो उसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन उसने की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ एक्सपेरिमेंट 2 फैराडे एंड हेनरी का, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, इसमें एक कॉइल है जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जिसका नाम कॉइल C2 है। पहले C1 थी हमारे पास। जब हम इसमें करंट डालेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर जब जैसे इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ मोमेंटरली डिफ्लेक्शन हो जाती है, फिर गैल्वानोमीटर में इस कॉइल में फिर जीरो हो जाती है। फिर क्या करते हैं, वहाँ पर इससे पहले एक्सपेरिमेंट हमने मैग्नेट की मोशन की थी। जैसे ये करंट इसमें पास की तो मैग्नेटिक लूप बन गया, ठीक। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई। तो अब इसको हम यहाँ मूव करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, आगे पीछे। तो जब आगे हम करते हैं इसको एक डायरेक्शन में करंट आ जाती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक लूप है, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, तो वो इसमें से चला जाता है। सो देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल C1 एंड C2
एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप। ठीक है, तो मैग्नेट के जाए अगर हमने करंट ट्यूब लिया, चूंकि वो इक्वलेंट उसकी डायपोल मूवमेंट होती है, उसकी वजह से उसके वो भी मैग्नेट ही होता है, तो उसके साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब आगे लाएंगे पीछे लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा कम ज़्यादा होगा, उसकी वजह से यहाँ फिर से करंट इंड्यूस होती है, तब तक जब तक हम इसकी रिलेटिव मोशन रखेंगे। ठीक, जैसे हम रिलेटिव मोशन हमने बंद की तो यहाँ करंट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दिखाता है, दैट इज करंट इज 0। तो वही नतीजा जो पहले में, चाहे मैग्नेट ले हम या करंट कैरिंग लूप ले। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया उसने, यहां जो है यहां रिप्लेस किया एक की के उसको कहते हैं टैपिंग की। टैपिंग की क्या होती है, टैपिंग की असल में यहां पर ए उसका कनेक्शन होता है, ए ऐसे होती है। ठीक, जैसे हम उसको यहां ऐसे जोड़ते हैं तो सर्किट बन जाता है, तो जैसे हम हाथ उठाएंगे वो टैपिंग की खुद ब खुद वापस उठती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो फिर करेंगे, इसीलिए इसको जितनी बार में टैप करेंगे उतनी बार ये सर्किट जुड़ेगा या ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है ना। नाउ अब क्या किया उसने, अब इसकी मोशन सीज की। ठीक, अभी उससे पहले दो एक्सपेरिमेंट देखा हमने कि हमें क्या जरूरत है, रिलेटिव मोशन, तभी यहां पर करंट आती है। अब देखेंगे क्या रिलेटिव मोशन इज एब्सोल्यूट, क्या जरूरी है रिलेटिव मोशन होना। देखिए, जब यहां पर की हम यहां डालते हैं, ये जो करंट है इसमें से पास होती है तो मैग्नेटिक लूप बनता है, तो जैसे ही हम डालते हैं तो यहां पर ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। कुछ देर बाद कोई की हमने की इस पे, कुछ देर बाद यहाँ फिर ये 0 हो जाता है। टैप तो हमने करके रखी है, ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, करंट दिखाता है। ठीक, तो फिर अभी हमने टैप करके रखी तो ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, कुछ मैक्सिमम आता है, फिर 0 हो जाती है। क्यों, कैसे, देखो, जब हम यहाँ से ईएमएफ जो सोर्स है उसको ऑन करते हैं, इसको टैप करके रखते हैं, ऐसे प्रेस करके रखते हैं इसके साथ, तो कनेक्शन बन जाता है। तो ये जो करंट है एकदम से जो अगर मिसाल के तौर पर 1 एम्पियर करंट बह रही है, तो पहले ही डायरेक्टली 1 एम्पियर नहीं आती, इसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है ना, कुछ टाइम लगता है इंक्रीज होने में अप टू मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये करंट इसमें से चलती है तो ये मैग्नेट बनता है, तो जब कम करंट हो तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसके साथ, ज्यादा करंट हो तो ज्यादा। तो इसमें जब करंट बढ़ती रहती है ताकि मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर तक आए, ये इसमें फ्लक्स बढ़ता चेंज होता रहता है, तो इसके साथ वो लिंक्ड है, तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होता रहता है, उसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है। तो कितनी देर तक, जब टैप हम करते हैं, जब तक इसका ये टैपिंग की को हम इसको ये करते हैं, बंद करते हैं, कब तक, जब तक ना वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर फिर हम बहुत देर तक रखेंगे टैपिंग की को तो ये वापस आता है 0, क्योंकि फिर तो करंट मैक्सिमम आ गई, तो यहां पर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फिर जैसे ही हम उठाते हैं तो करंट 0 एकदम से नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता करंट 0 होती है। तो उसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, चूंकि वो इसके साथ भी लिंक्ड है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज आ जाती है, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन आती है इन अदर डायरेक्शन। कब तक, जब तक कि यहाँ करंट आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाती है। तो जैसे हम टैप करेंगे करंट आएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, टैप करके रखें, लेकिन फिर 0 हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ गया, फिर चेंज नहीं होगा फ्लक्स। फिर ऑफ करेंगे तब करंट एकदम से 0 नहीं हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वीक होता जाएगा, यानी फ्लक्स कम कम होता जाएगा, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन फिर वापस 0 पे आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है। तो असल में जरूरी क्या चीज है, ये जो फ्लक्स है उसका कम या ज्यादा होना वो जरूरी है, तभी यहां इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वरना नहीं। ठीक, सो रिलेटिव मोशन इज नॉट नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स which linked with the loop changes with time, then current will be induced. Okay, so from these 3 experiments Faraday put forth his two laws of electromagnetic induction. Okay, देखिए, जो हमने इसे एक्सपेरिमेंट फैराडे हेनरी के किए, बेस्ड अपॉन दैट फैराडे फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ मैग्नेटिक और लॉ ऑफ मैग्नेटिक, कोई लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या किए। तो लॉ क्या है, whenever
there is a change in magnetic flux linked up with a coil or loop and induced EMF, hence induced current is set up in the circuit or loop, ठीक है, यहाँ loop लिखा तो loop, ठीक है. So whenever there is a change in the magnetic flux linked up with the coil or a loop, and induced EMF or induced current is set up in the circuit, ठीक. So the induced EMF, induced EMF E, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं the induced EMF is equal to minus d phi by dt. That is the rate of change of the induced EMF is equal to negative rate of change of magnetic flux, ठीक. नेगेटिव इसलिए कि वो आगे इसमें डिस्कस करेंगे लेंज़ लॉ में, ठीक. If the coil has, अगर coil के पास n turns है, then induced EMF is equal to minus n d phi b by dt, where n is the number of turns in the loop or coil, ठीक है. और this can be also written as induced EMF is equal to minus phi 2 minus phi 1 by T2 minus T1. That is the change in magnetic flux linked with the circuit, and this is the change time taken, change in time, ठीक है ना. So there can be increase or decrease in the magnetic flux, that is the change, okay. So this is the Faraday's law. If flux is measured in Webers, अगर flux को Weber में measure करेंगे and time in seconds, then this EMF will be in volts. So Weber per second is equal to volt, ठीक है. Why here is negative sign? That is, the induced EMF in the circuit is set up in such a way that it opposes the cause, that is a change in magnetic flux, which produces it, ठीक है. तो वो हम लेंज़ लॉ में डिस्कस करेंगे, ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अच्छा, एक बात यहाँ पर और मैं बताऊँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वी कैन चेंज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी. इससे पहले हमने बताया रिलेटिव मोशन करेंगे या सर्किट में वो टैपिंग की वगैरह, उससे चेंजिंग EMF इन वन सर्किट, उससे हम चेंज करेंगे चेंजिंग करंट इन अदर सर्किट, दूसरे करंट में इंड्यूस करेंगे. वी कैन चेंज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, उसे भी फाई बी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक, बाय रोटेटिंग कॉइल, ठीक, और बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल. सो और भी तरीके हैं EMF इंड्यूस करने के लिए, या तो हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, या एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक, या रोटेटिंग द कॉइल, ठीक, या चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल, उसको श्रिंक करें या बढ़ा दें, ठीक है ना. उससे भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लेंज़ लॉ. नाउ लेंज़ लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि हमें पता था जो ये नेगेटिव साइन फैराडेज लॉ में आता है, ये क्यों आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी लेंज ने इन फॉर्म ऑफ अ लॉ दैट इज कॉल्ड द लेंज लॉ. द पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट, जो जब इंड्यूस होता है EMF जब हम किसी मैग्नेट या किसी कॉइल को मूव करते हैं या किसी जगह करंट को चेंज करते हैं, जो इंड्यूस EMF करता है टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, वो ऐसी करंट प्रोड्यूस करता है विच अपोजेस, जो अपोज करती है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस. यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है करंट, उसी को वो अपोज, उस ग्रोथ और डिक्रीज ऑफ द फ्लक्स को वो अपोज करती है, नहीं बढ़ने देती है, ठीक. सो दैट इज द लॉ, दैट इज व्हाई दे आर इन अपोजिशन. इंड्यूस्ड करंट और जो चेंज इन फ्लक्स वो अपोज करते हैं एक दूसरे को नहीं, यही करता है इंड्यूस्ड करंट अपोज करती है. देखिए कैसे. सपोज वी हैव अ कॉइल हियर, okay, and we have a magnet whose north pole is here. We are moving it towards this coil. Now current in this is produced in anti-clockwise direction, ठीक, ऐसे इसमें पैदा होती है. तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं,
ये n को ऐसे, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ ये इसकी मोशन होती है तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इंड्यूस्ड करंट आई जो होती है वो इस डायरेक्शन में होती है ताकि इसको अपोज करे। अब अपोज कैसे करेगा इसको, जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल, इसमें देखिए ये जो हमारी ये जो कर्ल है राइट हैंड के जो फिंगर से, इसको कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब देगा आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बाहर आ गई, तो ये जो ये फेस ये क्या बनता है, नॉर्थ पोल। जैसे ही मैग्नेट इसके पास आएगा और नजदीक, ये इसको और अपोज करेगा, क्यों, इसको रिपेल करेगा, बिकॉज लाइक पोल इज रिपेल, ठीक। तो ये रिपेल करेगा, तो चूंकि ये कोशिश करता है चेंज इन फ्लक्स, तो इसको रिपेल करता है आगे आने, तो हमें एक फोर्स देना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि यहाँ करंट आए। तो करंट किस वजह से, जो हम एनर्जी स्पेंड करते हैं इसको, तो इस एंटी क्लॉकवाइज में बहती है। सपोज नाउ अगर हमारे पास यही नॉर्थ पोल है, अब हम इसको मिसाल के तौर पर पीछे ले रहे हैं, इस नॉर्थ पोल को पीछे ले, तो अपोज किया क्योंकि यहां रिपेल किया, जब अपोज किया तो इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है, तो उसको हम ऐसे याद रखते हैं एस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट, तो एज पर राइट हैंड थंब रूल, तो इसको हम क्या करेंगे, कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट यहाँ इस डायरेक्शन में है, तो करो, तो थंब कहाँ आएगा, थंब अंदर की तरफ आएगा इस डायरेक्शन में, सो ये आपका वो बाहर वाला साइड नॉर्थ पोल बनेगा, ये वाला साइड साउथ पोल बनेगा, ठीक। तो जैसे पीछे जाता है यानी डिक्रीज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये इसको वो करने नहीं देता है, इसको अट्रैक्ट करता है, तो दोनों सूरत में चेंज इन फ्लक्स को ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसको अपोज करती है, ठीक। इसीलिए यहाँ ये एक दूसरे के अपोज, जब यहाँ आता है तो रिपल्सन की वजह से इसको बढ़ने नहीं, चेंज नहीं होने देता। यहाँ क्या, यहाँ ये फेस बनता है साउथ पोल, पीछे ये पीछे जा रहा है, ठीक ठीक। तो जब पीछे जाता है तो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज में जाती है, तो ये बनता है साउथ पोल, ऐसे रिमेंबर करने के लिए ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये बनता है साउथ पोल, तो ये इसको पीछे नहीं जाने देता, तो दोनों सूरत में चाहे आगे जाए या पीछे जाए, दोनों सूरतों में अपोज होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, ठीक है ना। तो चाहे अब नॉर्थ पोल होता है या अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता तो ये साउथ पोल बनता है, इस सूरत में ये नॉर्थ पोल बनता है, दोनों सूरत में। नाउ सपोज हम मान लेते, अब देखेंगे क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है कि नहीं। अब देखिए, सपोज दैट हम माने जब हमने नॉर्थ पोल को लिया, किसके पास, कॉइल के पास, ठीक। सपोज ये करंट हमने यहाँ का एंटी बोला, क्लॉकवाइज हो गई, ठीक। तो यहाँ करंट सपोज भी मान लेते हैं इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या बनेगा, ये तो साउथ पोल बनेगा एज पर राइट हैंड थंब रूल। तो जब हम ला रहे हैं इसको थोड़ा सा भी अगर हम चलाएं इसको, तो अगर ये साउथ पोल बनेगा, बोले ये क्या करेगा, साउथ पोल करेगा इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट, तो अगर हमने थोड़ी सी भी इसको मोशन दी तो ये साउथ पोल बनेगा, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से इसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा खुद ही, हमें जरूरत नहीं है करने की, ठीक। तो ये जाएगा तो ये खुद ब खुद मूव होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई चीज़ खुद ब खुद चले विदाउट एनी गिविंग इट एनी एनर्जी, ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर से जब ये नॉर्थ पोल, अगर हम मान लेते हैं कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, जब नॉर्थ पोल आएंगे तो एज पर राइट हैंड थंब रूल, तो ये वाला हिस्सा, ये जो बाहर वाला फेस, इसको बनता है साउथ पोल। तो जैसे हमने इसको थोड़ा सा आगे लिया तो ये साउथ पोल बन गए, तो ऑटोमेटिक इसको अट्रैक्ट करेगा, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये करंट बहती रहेगी विदाउट एनी स्पेंडिंग ऑफ एनी एनर्जी, सो विच इज इम्पॉसिबल। तो ये एक परपेचुअल मशीन बनेगी, क्या बनेगी, परपेचुअल मशीन। तो मैं लिखूंगा परपेचुअल मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक। तो परपेचुअल मोशन मशीन बनेगी, दैट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन which does the work infinitely without any energy being supplied, which violates the law of conservation of energy. Hence this case is not possible कि नॉर्थ पोल आए तो ये साउथ पोल खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब हमें यहाँ पर इस नॉर्थ पोल को लाएंगे, ये नॉर्थ पोल होगा, तो जब हम आगे लाएंगे फ्लक्स चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा, तो हमें मस्कुलर एनर्जी या कोई मशीन की एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इसके आगे चला जाए, क्योंकि इसको साउथ नॉर्थ पोल यहाँ रिपेल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर पीछे लेंगे तभी फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन चूंकि इसको अट्रैक्ट करता है तो हमें मस्कुलर या कोई एनर्जी देनी पड़ेगी इसको पीछे लेने के लिए, या इस यहाँ पर फ्लक्स चेंज करने के लिए हमें इसको आगे लेने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी ईएमएफ। तो अपनी कोई एनर्जी नहीं पैदा करता है, जो हम यहाँ पर मस्कुलर एनर्जी, सपोज हमने इसको हाथ से चला, जो मस्कुलर एनर्जी हमारी है वही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ये जो है आपका ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ फैराडे ने बताया था, तो उस वक्त बोला था इसका क्या यूज़ है। उसने कहा था कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, जब ये बढ़ेगा तब आपको दिखाएगा। यू सी टुडे विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव नथिंग,
आपके मोबाइल फ़ोन, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आप नेम द थिंग, तो उस वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है ना। ओके